हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 16 संप्रेषण का। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे? करुणा पढ़ेंगे। करुणा एक टॉपिक है जो कि हम इसमें आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 15 नहीं देखे तो आप जाके लेक्चर नंबर 15 देख लीजिएगा। उसी से भावनात्मक बुद्धिमत्ता से ही थोड़ा सा ये जुड़ा हुआ है, उसी का एक प्रकार, मतलब मान के चलिए वहीं से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। उसका जितने भी वीडियोस हैं संप्रेषण के उसको देख लीजिए। और हाँ, आप में से कई बोले थे कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। पीडीएफ ओपन करने के लिए आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक कीजिए, वो आपके क्रोम में जाके खुलेगा। क्रोम से या किसी भी ब्राउजर में आप खोलते हैं तो वहाँ पे आपसे एक परमिशन मांगेगा। तो मेरे जो ईमेल आईडी पे एक एक्सेस ग्रांट होगा ना, तो वहाँ से हम परमिशन देंगे तो आपका वो पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है। नहीं तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी इसका पीडीएफ उपलब्ध रहेगा। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पीडीएफ आप बोलिएगा तो वहाँ पे पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगा, और टेलीग्राम पे भी बोलिएगा तो वहाँ पे भी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही आप मैकेनिक्स का लेक्चर भी देखते रहें साथ में। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है करुणा। करुणा यानी कि पहले समझ ले करुणा क्या है। करुणा किसी भी चीज के प्रति हम जब ममता दिखाते हैं या कोई दया भावना दिखाते हैं, उसी को करुणा कहते हैं। यानी कि जो भी हमारे अंदर का जो अच्छा फीलिंग है किसी के प्रति, या किसी के प्रति हमको लगता है, थोड़ा सा लगता है सोच के कि नहीं वो थोड़ा दुख में, तो लगता है कि हमको भी दुख हो रहा है, तो वही करुणा वहां पे हम अपना दिखाते हैं, अपना दया भावना दिखाते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके पास जब तक नहीं होगा, यानी कि आपके पास जब तक भावना नहीं होगा तब तक आप करुणा दिखा नहीं सकते। यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से ही आप करुणा दिखा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिभाषा: किसी अन्य की पीड़ा। देखिए अभी मैंने क्या बोला था, किसी अन्य की दुख या पीड़ा को महसूस कर, यानी कि जब हम उसको जताते हैं कि हाँ हमको भी दुख हो रहा था, हम महसूस ही ना करते हैं, तो ये महसूस कर उसकी सहायता की इच्छा उत्पन्न होने की भावना, देखिए भावना है, को ही करुणा कहते हैं। इसमें भी साफ साफ लिखा है कि जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं, या दुख में देखते हैं, तो उसकी सहायता की जो भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है, यानी हम उसकी सहायता करना चाहिए हमको, उसी भावना को हम करुणा कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए सबसे अच्छा उदाहरण आपको देते हैं। किसी भी जगह आप जाते होंगे या कहीं पे मंदिर ही गए होंगे, आपने कभी ना कभी तो दान दिया ही होगा, तो हम उसको देखते हैं, या कोई भी रेलवे स्टेशन पे ही जाते होंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई मांगने वाला आपको दिख रहा ही होगा, तो वहाँ पे आप जाते होंगे, देखते होंगे, उनकी स्थिति देख के आप उसकी सहायता करना चाहते हैं, यानी पैसे दे के उसकी आप सहायता करते हैं, तो वही आपके अंदर थोड़ा सा एक भावना आता है ना कि नहीं दे देना चाहिए यार, तो वही आपने दिया, सहायता की, तो वही आपका करुणा हो गया। जो आपने उसका सहायता किया ना, वही करुणा हो गया। आपके अंदर की जो भावना है वही आपको बताया कि हाँ हमको देना चाहिए, वही आपका करुणा कहलाता है। फिर उसका एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि देखिए आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा कि जाते हैं हम लोग तो कोई ना कोई आके कार खटखटाता है या नॉक करता है किसी भी सिग्नल पे या कहीं पे भी कि हाँ हमको दे दीजिए। किसी का हाथ कटा रहता है तो उसका दुख देख के हमको लगता है कि नहीं दे देना चाहिए यार, मांग रहा है, ऐसा है वो है, तो वही उसको हम जब अपनी इच्छा हो गया हमारे अंदर कि हमको मदद करना चाहिए, वही भावना जो उत्पन्न हुआ ना, उसी को करुणा कहते हैं, उसी को कहते हैं दया भावना। करुणा को दया भावना कहते हैं। देखिए करुणा स्नेह पूर्वक किया गया उपकार या मदद होता है। स्नेह पूर्वक, इस वर्ड को याद रखिएगा, स्नेह पूर्वक यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं कि ना हमारे अंदर, मतलब समझते ना, स्नेह करना यानी किसी से प्यार करना, किसी के प्रति अच्छा सोचना ही हमारा जो होता है, उसी को लेके हम जब किसी का उपकार या मदद करते हैं तो वही करुणा कहलाता है। मदद करना ही, वहां पे वो मदद करते हैं तब उसी को करुणा कहते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति लाचार है, ठीक, उसका हम देख के बोलते हैं नहीं यार बेचारा है, थोड़ा सा है अपाहिज है, ये वो शब्द हम बोलते हैं ना, तो वहीं पे करुणा दिखाते हैं कि नहीं दया कर देना चाहिए, मदद यार, तो वही दया हम दिखाते हैं ना, या किसी का स्नेह पूर्वक वही उपकार करते हैं हम, कि मदद करके उपकार करना ही ना होता है मदद करना, तो उपकार करते हैं, तो वही कहलाता है हमारा करुणा कहलाता है। नेक्स्ट लाइन में क्या है? तो करुणा दयालु विचारों, शब्दों, कार्यों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि दयालु विचार, वही किसी की मदद करना, दया करना किसी पे कि नहीं वो व्यक्ति ऐसा है तो उसका कुछ सामान देके या कुछ पैसा देके या किसी और तरीका से हम दया दिखाते हैं उस पर, मदद करते हैं, वही दयालु विचारों से। शब्दों से यानी कि हम उसको किसी को नहीं होता कि सद्भावना देना, मतलब कि किसी को
आप बोल के ही संतुष्ट करवा देते कि नहीं ठीक है। हम किसी से बोलते नहीं कि नहीं यार सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ अच्छा कर देंगे, तो वही करुणा वहां पे दिखाते हैं, वहीं पे हम भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए उसका मदद करते हैं। तो वही है, शब्दों से कार्यों से यानी कि उसको दे देना, कोई चीज उसका काम कर देना या कुछ कर देना से व्यक्त करते हैं हम करुणा को। उदाहरण क्या है, जैसे कि माँ की ममता, स्नेह, प्यार करुणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। माँ की ममता इससे समझ सकते हैं, जब बच्चे को भूख लगता है या किसी भी चीज को, जैसे हम ही सब हैं अभी भी हैं, तो हम ही सबको भूख लगता है, तो हम सब जानते हैं कि माँ को बोलते हैं मम्मी रोटी चाहिए, मम्मी कुछ और चाहिए, तो माँ भले भूखी रहे लेकिन हमको देगी, हमको खिलाएगी। तो ये जो ममता होता है ना, वही जो प्यार होता है या जो वही हमारे प्रति जो स्नेह दिखाती है मम्मी, वही करुणा कहलाता है, वही माँ की ममता या करुणा कहलाता है। वहीं पे आप देखते होंगे कि जैसे कि जब मम्मी मतलब सही भी रहती है, जब वो फास्ट किए हुए रहते हैं, तब भी वो हमको हमारे लिए खाना बना देती हैं। तो वही है, करुणा दिखाती है, अपना स्नेह दिखाती है, प्यार दिखाती है अपने हमारे प्रति। तो वही वहीं पे आ जाता है करुणा, वो माँ की ममता। अपने मित्र या किसी अन्य की सहायता करना करुणा कहलाता है। देखिए जैसे कि अपना मित्र या किसी अन्य की सहायता, हम लोगों का मित्र जब रिक्वेस्ट करता है, जो बोलता है ना भाई प्लीज कर दो यार, तो वहां पे हम लोग मन में आता है कि चलो यार कर देते हैं, दोस्त ही तो है। तो उसी भावना को बोलते हैं करुणा। फिर या किसी अन्य की सहायता करना, यानी जब किसी को हम पीड़ा में देखते हैं, दुख में देखते हैं, तो उसका नहीं सोचते हैं यार पीड़ा में है, मदद कर देते हैं, भगवान अच्छा ही करेंगे हम सबके साथ। तो वही उसी भावना को हम बोलते हैं करुणा हो गया। फिर क्या, दया भावना। देखिए यहाँ पे आगे क्या, दया भावना दिखाने योग्य व्यक्ति की सहायता करना, यानी कि दया भावना दिखाने योग्य व्यक्ति की सहायता करना, यहाँ पे कोमल लगा लीजिएगा। यानी कि जैसे कि देखिए दया भावना यानी कि वही जो मैंने आपको बताया था, लाचार व्यक्ति या कोई भीख मांग रहा है किसी स्टेशन पे, किसी मंदिर के बाहर, तो उस व्यक्ति को हम दया भावना दिखा सकते हैं। वही दया भावना दिखाने योग्य व्यक्ति की जब हम मदद करते हैं तो उसी को करुणा कहते हैं। उस भावना को जो उत्पन्न हुआ हमारे अंदर मदद करने को, उसी भावना को करुणा कहते हैं। करुणा का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द क्या होता है, तो क्रूरता, यानी कि जो भी हम उसको कर रहे हैं कि नहीं मार पीट रहे हैं, और तो वही हो गया क्रूरता। करुणा में ज्यादा नहीं था, करुणा इतना ही आपको समझना था। करुणा में मेनली आपको ये याद रखना परिभाषा इसका कि क्या है, ठीक। उसका फिर करुणा किस किन शब्दों से व्यक्त करते हैं ये आपको याद रखना है। 2 चीज, करुणा के एक उदाहरण देख लिया, करुणा इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, इतना ही आपको पढ़ना है करुणा में। हम आज यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 16 में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन। तो अनुकूलनशीलता पहले देख लेते हैं, उसका लचीलापन देख लेते हैं, दोनों देख लेते हैं। तो शायद इसी में खत्म हो जाए, 16 में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाए। फिर लेक्चर नंबर 17 में एक टॉपिक यूनिट 2 का बस बचा होगा, थोड़ा सा पढ़ना है, उसको पहले भी मैंने पढ़ा दिया, व्यवहार कौशल का है, थोड़ा सा वही पढ़ लेंगे। उसका लेक्चर नंबर डायरेक्ट 3rd नहीं 4th स्टार्ट करेंगे। 3rd आप स्वयं भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4th स्टार्ट करेंगे या 5th स्टार्ट करेंगे, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे बस थोड़ा सा सुधार लेते हैं, रुकिए। स्नेहपूर्वक आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, तो अनुकूलनशीलता यानी कि किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूल कर लेने की क्षमता को ही अनुकूलनशीलता कहा जाता है। इससे पहले अभी हमने आपको करुणा पढ़ाया, करुणा टॉपिक वहीं पे समाप्त हो गया था। अभी अनुकूलनशीलता एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा है उसमें, वो भी देख लेंगे, इसके प्रकार कौन कौन से वो देख लेंगे। वो देखने के बाद फिर इसमें लचीलापन बच जाएगा, तो वो इसी वीडियो में खत्म कर देंगे लचीलापन भी। फिर यूनिट 2 में एक ही टॉपिक बच जाएगा, व्यवहार कौशल का विस्तृत अध्ययन, यानी कि उसको अच्छा से उदाहरण स्वरूप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। ये क्या, अनुकूलनशीलता परिभाषा क्या, तो विभिन्न परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता को, देखिए विभिन्न परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता को ही अनुकूलनशीलता कहते हैं। यानी कि देखिए जैसे कि आप घर में हैं अभी, ठीक, उसके बाद आप तुरंत ही कॉलेज जा रहे हैं। आज आप घर में थे, आप फिर वहां से स्टेशन गए, स्टेशन से आप ट्रेन में चढ़े, वहां आपका माहौल कुछ और है, आपके घर का माहौल कुछ और था, आप कॉलेज गए, वहां का माहौल कुछ और है। तो अब विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को, वो परिस्थितियां एक ही दिन में आपके साथ बदल रही हैं, तो आप उसके साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं, आप उसके साथ कैसे एडजस्ट हो रहे हैं, उसी की क्षमता को ही अनुकूलनशीलता कहते हैं। उसके आगे अर्थात, यानी कि देखिए खुद को तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार कुशलतापूर्वक, देखिए यहाँ पे क्या है, कुशलतापूर्वक अनुकूलित या ढाल लेना ही अनुकूलनशीलता कहलाता है।
जैसे उदाहरण दिया अभी मैंने आपको, तो वही था कि आप यानी तो आप यही देखिए कि आप रोज कॉलेज जाते हैं, ठीक, तो आप उस वहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढल चुके हैं कि हाँ कॉलेज में हमको इस कमरे में जाके बैठना है, ऐसा ऐसा होता है कॉलेज में। आप वहाँ की परिस्थिति के अनुसार पूरा ढल चुके हैं, आपको कॉलेज के से कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत में गए होंगे तो आपको ज़्यादा लगता होगा कि नहीं 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत आपको ढलने में समय लगा, आपको थोड़ा बहुत अच्छा से, तो आप ढल चुके हैं, तो आप यानी उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर चुके हैं, यानी अनुकूलित कर चुके हैं। अनुकूलन का तो मतलब ही होता है, या अनुकूलित का मतलब ही होता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप को रहने योग्य बनाना, या उस परिस्थिति में रह जाना, रहने लायक अपने आप को ढाल लेना, उस परिस्थिति के अनुसार ही अनुकूलन कहलाता है। जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा ठंड में रहता है, यानी कि बर्फ जो जम्मू कश्मीर शिमला हिमाचल प्रदेश तरफ रहता होगा, वो अपने आप को उस जगह के अनुसार ढाल चुका होगा कि हम ठंडा में रह सकते हैं। अब जो तमिल में रहता है गर्मी में उतना उस परिस्थिति के अनुसार ढला हुआ है, उसको उठा के आप ठंडा में पहुंचा दीजिएगा और फिर वहां जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनको ले जाके आप तमिलनाडु में छोड़ दीजिएगा, तो दोनों एक दूसरे का रह नहीं पाएंगे, उनको ढलने में थोड़ा सा समय लगेगा और दोनों को बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कतें आएंगी। तो वही है कि जिस परिस्थिति के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, रहने योग्य बना लेता है उस परिस्थिति में, उसी को अनुकूलनशीलता कहते हैं, यानी उसी को अनुकूलित यानी ढलना कहते हैं। देखिए उदाहरण क्या है या उद्देश्य इसका क्या क्या है, नई चीजों को सीखना या समझना। नई चीजों को सीखना समझना कैसे, देखिए आप रह रहे हैं अभी बिहार में, ठीक, आप यहाँ से उठ के गए, मतलब यहाँ से उठ के नहीं, यहाँ से चले गए आप दिल्ली, ठीक, वहां पे आप गए, वहां के अनुसार आप रहना सीखते हैं, वहां क्या होता है क्या नहीं होता, वहां के अनुसार आप रह रहे हैं, वहां के अगल बगल जो वातावरण है उसको आप समझ रहे हैं, तो वही उसके अनुसार अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को मतलब अनुकूलित कर रहे हैं। तो वही है, अपने आप को अनुकूलित करने के लिए आप जो सीख और समझ रहे हैं उसी को जो नए चीजें को सीखने और समझने में वही क्या है, तो अनुकूलित मदद करता है, अनुकूलनशीलता मदद करता है। फिर क्या दूसरा, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों को सामना करने में मदद करता है। जैसे कि देखिए आप गए थे वहां पे रहने के लिए दिल्ली में, तो वहां पे आपको रहने के से पहले बहुत चीजों का सामना करना पड़ा होगा। पहले आपको रूम यानी कि कमरा ढूंढना पड़ा होगा, फिर वहां पे क्या चीज कहाँ मिलता है, कहाँ चीज कौन सा चीज कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे नहीं मिलता, तो दुकान आपको फिर ढूंढना होगा। उससे पहले आप जिसके साथ गए हो उसको अच्छा से समझना होगा, ये चीज आप फिर जहाँ रह रहे हैं वहाँ के वातावरण को समझना होगा, मतलब अगल बगल के वातावरण को समझना होगा, वो चीज सब कुछ आपको समझना होगा। वहाँ पे चुनौती आने वाले हैं कि मतलब आपको क्या चीज करना है क्या चीज नहीं करना, मकान मालिक की बात सुनना है, ये सब समझने के लिए आपको जो विभिन्न प्रकार की चुनौतियों उसको सामना करने में आपको मदद करता है कौन, तो अनुकूलनशीलता यानी कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता से इसको जोड़ सकते हैं। आपके अंदर जब तक बुद्धिमत नहीं होगा तब तक ये सब चीज नहीं हो पाएगा। फिर देखिए एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटेक्निक निकला, ठीक, आप एक पॉलिटेक्निक पढ़ने गए तो आपको पॉलिटेक्निक निकला, आप घर में थे तब घर का माहौल कुछ और था, आप पॉलिटेक्निक पढ़ने गए, फिर आप वहाँ रूम लेके रह रहे हैं, आप जहाँ भी कॉलेज है आपका पूरे बिहार में वहाँ आप रूम लेके रह रहे हैं, ठीक, तो घर का माहौल कुछ और था, वहाँ का माहौल कुछ और था। घर में आपको पता था कि हाँ यहाँ दुकान है, यहाँ पे इस गली में ऐसे जाएंगे तो ऐसे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप वहाँ पे गए, नए नए चीज़ों को सीखे, नए परिस्थिति में रहना, आप ढल गए उस परिस्थिति में रहना। 6 महीना 7 महीना बीतते बीतते आप सब कुछ समझ चुके हैं वहाँ पे कैसे रहना है, क्या चीज़ करना है, कितना हमको क्या करना क्या नहीं करना, कितना कौन से रास्ते से जाएंगे कॉलेज आसान होगा, कौन से रास्ते से जाएंगे कॉलेज दूर पड़ेगा। तो वही आप उस परिस्थिति के अनुसार ढल चुके, तो वही अनुकूलनशीलता। वहाँ पे देखिए आपका उद्देश्य क्या हुआ, तो आप नए चीज सीखे, वहाँ पे समझे, वो 10 उद्देश्य हो गया उसका। फिर उस वहाँ रहने में आपको जो जो चुनौती आया उसका सामना किया, वो भी उद्देश्य हो गया इसका। फिर देखिए अपने कौशल को विकसित किया, आपने कौशल को विकसित करना, जैसे कि आप घर में था आपको सब कुछ मतलब पापा के द्वारा या मम्मी के द्वारा ही ला के दिया जाता था, वहाँ पे हैं तो आप सब कुछ खरीदने लगे, आप समझने लगे कि हाँ ये चीज़ इतना महंगा है, इतना सस्ता है, हम ऐसे यूज करेंगे तो ज़्यादा बचेगा, ऐसे यूज करेंगे तो ज़्यादा खर्च होगा। तो वही आप अपने आप के जो कौशल है, मतलब आपको विचार व्यवहार जो भी होगा सब कुछ आपका बदल गया, आप समझने सोचने लगे, तो ये कौशल को विकसित करने लगे। फिर क्या उदाहरण में कैक्टस का पौधा रेगिस्तान में भी रह सकता है। उदाहरण देखिए सबसे अच्छा उदाहरण दुनिया का यही है कि देखिए जहाँ पे जल नाम का कोई चीज नहीं, जहाँ पे कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता, वहां पे कैक्टस का पौधा जिंदा रह सकता है। तो ये कि रेगिस्तान की परिस्थिति के अनुसार कैक्टस का पौधा अपने आप को ढाल चुका है कि नहीं अगल बगल पानी नहीं है, हमको ऐसे ही जिंदा रहना है, ऐसे ही हम जिंदा रह सकते हैं। वही सबसे अच्छा उदाहरण यही है। वैसे 2-4 उदाहरण मैंने जो बताया उसको वीडियो पॉज कर करके लिख भी सकते हैं, उदाहरण समझ गए होंगे आप लोग।
यही था हमारा अनुकूलनशीलता। इसमें हम देख लेते हैं प्रकार कौन कौन से हैं अनुकूलनशीलता के, मतलब कि स्तर भी मान सकते हैं, चरण भी मान सकते हैं, वही प्रकार भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उसी में आ जाते हैं, मतलब ज्यादा नहीं है आपका अनुकूलनशीलता। बट इसको देख लीजिए, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे का अनुकूलनशीलता आपको बताते हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो अनुकूलनशीलता का प्रकार, अनुकूलनशीलता के कितने प्रकार होते हैं? वैसे तो यहाँ पे 3 प्रकार लिखे गए, और भी प्रकार होते हैं, लेकिन प्रमुख यही 3 प्रकार होते हैं अनुकूलनशीलता के। अनुकूलनशीलता का पहला प्रकार क्या है? तो पहला प्रकार है संरचनात्मक, यानी कि किसी की बनावट या संरचना। पहला क्या है? तो संरचनात्मक अनुकूलनशीलता। उसका फिर ये तीनों देखने के बाद मतलब कि देख लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर दिया है मैंने। इसका उदाहरण साथ साथ में बताता जाऊंगा, आप लिख लीजिएगा उसको, ताकि आसानी पड़ सके आपको लिखने में या बोलने में। स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, सुनिएगा, फिर स्टॉप कीजिएगा, लिखिएगा, फिर सुनिएगा, फिर स्टॉप करके सुन के लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है? तो शारीरिक अनुकूलनशीलता। उसके बाद क्या है? तो व्यवहारिक अनुकूलनशीलता। आप इनके नामों से ही समझ सकते हैं कि ये किस और इंगित कर रहे होंगे या किस और बताना चाह रहे होंगे कि ये क्या, मतलब कि अनुकूलनशीलता किस प्रकार के हैं। पहला क्या है? तो फिर देखिए, संरचनात्मक अनुकूलनशीलता, जब हम या अन्य अपने आसपास की संरचना या बनावट के अनुकूल हो जाते हैं तो उसे ही संरचनात्मक अनुकूलनशीलता कहते हैं। जैसे देखिए, अन्य, हम या अन्य अपने आसपास के संरचनात्मक बनावट के अनुकूल हो जाते हैं तब। जैसे कि देखिए, हम वातावरण के इसमें बात करते हैं, हमारे आसपास देखिए बहुत सारी चीजें हम लोग अनुकूल हो चुके हैं कि हम लोगों को नहीं, कंक्रीट के घर में, यानी कि जो भी है सीमेंट बालू गिट्टी और दीवार और फिर पंखा के साथ हमको रहना है, तो रहना गर्मी के दिन में हम उस परिस्थिति के अनुकूल हो चुके हैं कि हाँ पंखा हमको चाहिए, अनुकूल हो गए हैं। अब हमको कहीं भेज दिया गया कि नहीं, जहाँ पे आपको ऐसे ही रहना है, फूस का घर है, जो पुराने टाइप का घर होता था ना, वहां रहना, बिना पंखा के रहना आपको गर्मी, तो आप अनुकूल नहीं हो पाएगा, अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल तो नहीं ना हो पाए आप, अपने रचनात्मक यानी कि जो आसपास के वातावरण है, बनावट है, उसके अनुकूल नहीं होता। बनावट यानी कि आप ईटा के घर में रहने के योग्य हो चुके हैं, वो प्लास्टर भी होना चाहिए, साथ ही पेंट भी होना चाहिए, आप उसके लिए अनुकूलित है। लेकिन आपको ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे ना आपको ईटा का मकान मिले, ना आपको प्लास्टर होके मिले वो चीज, ना ही कुछ और होके मिले, तो आप वहां रह नहीं पाएगा, उसके प्रति अनुकूलित नहीं हो पाइएगा। यानी आप ईटा के घर में रहने के लिए अनुकूल हो चुके हैं, यानी संरचनात्मक रूप से आप इस घर में रहने के लिए अनुकूल हो चुके हैं। उसके बाद क्या है? शारीरिक अनुकूलनशीलता। कोई भी अपने बनावट, देखिए कोई भी अपने बनावट या किसी अन्य किसी के शारीरिक बनावट के अनुकूल हो जाता है। जैसे कि देखिए, हमारे पास ही बहुत सारे, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं बहुत सारे तरीकों से रहते हैं। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम साइज का होता है, किसी का नाक खड़ा है, मतलब नाक थोड़ा सा लंबा है, तो किसी का आवाज थोड़ा सा अलग है, या किसी का व्यवहार तो अलग चीज में आ जाता है। तो किसी का देखिएगा कान छोटा है, मतलब मेरे भी कान छोटे ही है वैसे, तो किसी का देखिएगा कान छोटा है, कुछ और तरीके से उसका बनावट, या पशु पक्षी में ही ले लीजिए, कोई पशु का किसी पशु का देखिएगा तो आप उसका पूरा बाल ही बहुत ज्यादा बाल भरा हुआ रहता है, किसी का चमड़ी मोटा रहता है, या कि फल फ्रूट में ले लीजिए, संतरा है तो उसका मोटा है, मतलब कि उसका छिलका जो मोटा है, केला का उसका पतला है, या कोई फल ही है उसका और अलग अलग, तो उनका देखिए बनावट सबका अलग अलग है। कोई बनावट अनुकूलनशीलता यानी कि उसके प्रति अनुकूल हो चुके हैं हम कि हाँ ऐसा दिख रहा है तो ये केला होगा, ये संतरा होगा, ये कुछ भी है, उसके प्रति अनुकूल हो चुके हैं। या कोई लंबा है कि छोटा है, तो हम जिसको रोज देख रहे हैं उसके प्रति अनुकूल हो चुके हैं कि नहीं, हाँ ये इतना लंबा है, मान के चलिए कोई लड़का ही है वो इतना लंबा है, तो हाँ उसको हम जानते हैं कि इतना लंबा है। अब कल को उतना एक इतना दिखने लगेगा, तो उसके हम पहले बार में देख के चौंकेंगे ही ना, अनुकूल नहीं ना रहेंगे। तो वही है कि उसके शारीरिक बनावट के रूप में हम अनुकूल हो चुके हैं। किसी भी पशु पक्षी को हम देख के कैसे बता देते हैं कि हाँ वो वही है। सब मानिए एक ही साइज का रहता है, ईगल भी हमारा इतना ही बड़ा रहता, फिर चिड़िया जो छोटा सा होता है वो भी इतना ही बड़ा रहता, तो दोनों को देख के हम लोग पहचान नहीं पाते कि कौन है कौन नहीं है, उसका कलर भी सब कुछ सेम रहता, तो नहीं कैसे पहचान पाते? नहीं, ईगल इतना बड़ा है जब, तो चिड़िया कितना सा रहता है, मात्र उसके सामने ईगल के सामने एक छोटा सा रहता है। तो ये हम देख के बता देते कि हाँ चिड़िया वो ईगल है। या शेर ही देखिए वो पूरा बहुत बड़ा रहता है, विशाल रहता है। हाथी देखिए वो और ज्यादा बड़ा है, तो उसको देख के बता देते कि हाँ हाथी है वो। तो वही किसी के बनावट के प्रति हम जब अनुकूल हो जाते हैं तो उसी को बोलते हैं अनुकूल शारीरिक अनुकूलनशीलता। अब उसके संरचनात्मक अनुकूलनशीलता क्या है? तो हमारे आसपास की जो बनावट है, हमारे आसपास के जो बनावट है उनके प्रति हम अनुकूल हो जाते हैं, तब संरचनात्मक अनुकूलनशीलता आता है। उसके बाद क्या है? तो व्यवहारिक अनुकूलनशीलता। जब हम किसी के व्यवहार
देखिए किसी के व्यवहार के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, व्यवहार के प्रति, यानी कि देखिए जैसे कि हमको पता है कि सांप का व्यवहार क्या है, तो वो डसेगा हमको, ठीक, उसका व्यवहार हो गया। फिर दूसरा क्या है, तो बंदर का व्यवहार क्या है, तो हमारे खाना पे झपट्टा मारेगा, उसके व्यवहार के प्रति। या कोई दोस्त ही आपका रह रहा है, कि कोई आसपास ही आपके रह रहा है, उसका व्यवहार थोड़ा सा अच्छा है, सबको आदर भाव देता है, तो उसका व्यवहार के प्रति हम लोग जानते हैं कि हाँ वो आदर भाव देगा। फिर क्या, कोई है क्या है कि नहीं, सबसे बेइज्जती से तुतला कैसे एकदम बात करता है, तो उसके व्यवहार के प्रति भी अनुकूलित हो चुके हैं। तो यही सब इसका उदाहरण था। मैंने आपको जैसे थोड़ा थोड़ा उदाहरण देके भी समझाया, आप समझ चुके होंगे कि व्यवहार अनुकूलनशीलता क्या होता है, शारीरिक अनुकूलनशीलता क्या होता है, और संरचनात्मक अनुकूलनशीलता क्या होता है। अनुकूलनशीलता में इतना ही था। उदाहरण आप लोग जो मैंने बोला वही लिख लीजिएगा, मतलब स्टॉप कर करके यहाँ पे अनुकूलनशीलता खत्म होता है। अब देख लेते हैं लचीलापन क्या होता है। वैसे तो बुक में, मतलब आपके सिलेबस में एक ही साथ दिया गया था ये क्या, अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन। अनुकूलनशीलता तो ये रहा, फिर लचीलापन देख लेते हैं। तो लचीलापन देखिए किसी भी चीज को जब हम मोड़ते हैं, ठीक, या तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटता नहीं है, परंतु वह छोड़ने के बाद वो अपने ही आकार में आ जाता है, तो उसी को लचीलापन कहते हैं। जैसे देखिए ये कोई रबड़ है, ठीक, रबड़ को हम देखिए तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टूट नहीं रहा है, छोड़ने पे पुनः अपने आकार में आ जा रहा है। फिर देखिए इसको मोड़ने की कोशिश भी की, मतलब दबाने की, दब तो जा रहा है लेकिन क्या है, अपने आकार में वापस आ जा रहा है। तो यही है, एक रबड़ में क्या है, तो लचीलापन है। ये जो इसका दिखा रहे हैं ना, ये देखिए वही इसका लचीलापन दिखाता है। एक कोई जूता चप्पल ही हम लेते हैं, जब नया नया रहता तो उसको ऐसे मोड़ के देखिए पूरा चिपक जाएगा, फिर उसको छोड़े तो अपने सही में आ जाएगा। तो जो मोड़ने की वही क्षमता है उसको लचीलापन कहते हैं। मार्केट को देखिए हम ये मोड़ पा रहे हैं ना, तो यही इसके अंदर लचीलापन नहीं है, ये कठोर है। तो ये क्या है, परिभाषा हम कैसे करते हैं, बिना टूटे मुड़ने या झुकने की क्षमता को उस वस्तु का लचीलापन कहा जाता है। देखिए बिना टूटे मुड़ने या झुकने की क्षमता को उस वस्तु का लचीलापन कहा जाता है। तो अभी जैसे मैंने समझाया रबड़, तो रबड़ का लचीलापन क्या होगा, तो बिना टूटने ये मुड़ जा रहा है या झुक जा रहा है हल्का सा किसी भी साइड, तो वही इसका लचीलापन होगा। फिर देखिए प्लास्टिक भी क्या था, हम उसको ऐसे जैसे मन तैसे मोड़ देते, तो वो उस लचीलापन के कारण ही वो जैसे मन तैसे मोड़ा जाता है। फिर आगे क्या है, उदाहरण में वही हो गया जूता चप्पल प्लास्टिक। फिर आगे देखिए क्या है, ये तो हो गया वस्तु के अकॉर्डिंग, यानी कि सामान में जब हम किसी को सामान मतलब कोई भी वस्तु है उसमें ऐसा चीज देखते हैं तो लचीलापन उसका हो गया। अब किसी आदमी में लचीलापन रहने के लिए क्या चाहिए, वो हो गया। फिर लचीलापन ऐसे था, अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन, जब कोई लचीलापन एक साथ था तो वो उसी के अनुसार ये दोनों को मिला के हम कैसे लचीलापन है वो बता सकते हैं। चलिए तब आगे देखते हैं, आगे क्या, जब किसी व्यक्ति के पास लचीलापन होता है तब वह अपने शरीर के संरचना में फेरबदल कर उसे पुनः अपने वास्तविक अवस्था में ला सकता है। जैसे कि देखिए आपने कई जगह देखा होगा, ट्रेन में जब कोई आदमी या कुछ भी होता है अपने हड्डियों को कैसे हाथों को आगे पीछे कर लेता है, तो पूरा, तो वो देखिए वो उस व्यक्ति का लचीलापन है, उस व्यक्ति के हड्डियों में जोड़ों में जो लचीलापन है उसको दर्शा रहा है वो, जिससे वो अपने मतलब फेरबदल कर पाता है कि नहीं अपने संरचना में। जैसे कि कोई एकदम टेढ़ा कर लेता है अपने शरीर को, क्या हाथों को मोड़ लेता है, तो वही उसका लचीलापन कहलाता है, यानी कि अपने संरचना को चेंज करके वो पुनः उसी संरचना में ला देता है अपने, तो वही उसका लचीलापन कहलाता है। जैसे नर्तक यानी डांसर, और जैसे जोकर आदि। डांसर भी देखते होंगे आप लोग, आजकल गजब गजब के डांसर आने लगे हैं, वो अपने बॉडी को किसी प्रकार से मूव करवा लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रेस देके कैसे भी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो अपने बॉडी के संरचना को चेंज भी कर लेते हैं, वही डांसर हो गए। जोकर तो आप जानते ही हैं कि वो अपने बॉडी के ही द्वारा सबको हंसाता है, अलग अलग प्रकार के मूव दिखा के सब कुछ करतब करके, तो वही लचीलापन इन दोनों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। फिर क्या, अनुकूलनशीलता एवं लचीलापन, ये दोनों साथ में ही था, तो अब इसका साथ में शीर्षक डाल के समझते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से किसी अन्य परिस्थिति में जाता है तब वह उस परिस्थिति के अनुसार रहने के लिए अनुकूलित होने लगता है। उस बदले हुए परिस्थिति में अनुकूलित होने की क्षमता को ही लचीलापन कहा जाता है। जैसे कि अभी मैंने समझाया कि आप अपने घर से उठ के गए ट्रेन के द्वारा, फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज गए, वहां पे रहे, फिर वहीं पे आप रह रहे हैं, ठीक, तो आप अपने घर में गए, घर में आपका परिस्थिति कुछ, आप अपने घर से गए कॉलेज में रहने के लिए, मतलब वहां पे रहने के लिए, ठीक, वहां का परिस्थिति कुछ और है, लेकिन अपने घर की परिस्थिति के अनुरूप वहां पे आप तो रह नहीं सकते हैं, ठीक।
वहां के परिस्थिति के अनुरूप आप अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। आप अगर जो जब तक ढाल नहीं पाएगा, आप में लचीलापन नहीं रहेगा, तो आप अपने आप को ढाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिएगा यार मेरे से कैसे होगा ये, क्यों हम ऐसा, वो कुछ ना कुछ आप सोचते रहिएगा, उस काम को नहीं करिएगा, आप टालने लगिएगा। आप में लचीलापन रहेगा तभी ना आप कि हाँ ठीक है ये तो करना मुझे, या सब कुछ समझ गए अब तुरंत करिए, फुर्ती में पूरा रहिएगा। तो आपके अंदर जब तक लचीलापन नहीं रहेगा तो आप किसी भी परिस्थिति में अनुकूलित नहीं हो सकते, यानी कि उस परिस्थिति में रहने लायक आप नहीं है। जैसे देखिए, हम जम्मू कश्मीर वाला उदाहरण देते हैं। जम्मू कश्मीर वाले लोगों के पास उतना लचीलापन है कि वो वहां से उठ के हम जाके तमिलनाडु में रह सकते, तो वो लोग जरूर जाएंगे, घूमेंगे, अच्छा से रहेंगे। तो ये कि किसी भी जगह से आप उठ के दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां रहने के लिए आप अनुकूलित हो जाते हैं, तो आप में लचीलापन है। अनुकूलित नहीं हो पा रहे थे, यानी कि आप में लचीलापन नहीं है। ये लचीलापन यहीं पे मतलब समाप्त होता है। वैसे फिर एक सामाजिक लचीलापन मतलब समाज के रूप में कैसा लचीलापन होता है वो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। इसका प्रकार आप जानिएगा तो बहुत ज्यादा है। जैसे लचीलापन इंजीनियरिंग में कैसा होता है, लचीलापन शारीरिक कैसा होता है, लचीलापन फिर कीड़ों में कैसा होता है, लचीलापन पौधों में कैसा होता है, ये सब मतलब 8-10 प्रकार से भी ऊपर है। वो प्रकार आपको ऐसे जानने की जरूरत नहीं है। तो लचीलापन एक सामाजिक रूप से होता है, तो वो जान लीजिए आप। मैं बोलता हूं, आप धीरे धीरे लिखते चल जाइएगा, स्टॉप कर करके भी। क्या है? तो सामाजिक लचीलापन को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी भी समाज के किसी भी वर्ग में कुछ परिवर्तन होता है, यानी कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, यानी कि उसमें कुछ भी ऊपर नीचे भेदभाव होने स्टार्ट होता है, तो वो एक जगह से समाज के दूसरे किनारे तक, मतलब समाज के इस किनारे से समाज के दूसरे किनारे तक संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो, तो वही समाज का लचीलापन कहलाता है। ये नहीं कि समाज के एक वर्ग में कुछ हो रहा है, दूसरे वर्ग को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो वहां पे समाज का लचीलापन नहीं कहलाएगा। जैसे कि देखिए, ये कोई मान के चले एक कैटेगरी है, ठीक, ये समाज का कोई है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हरकत किए तो पूरा हरकत होना चाहिए, यहाँ तक पूरा हरकत होते रहना चाहिए, तो वही लचीलापन कहलाएगा इस समाज का। समाज का ये पूरा लचीलापन कहलाएगा। यानी कि समाज के एक कोने में जब हम कुछ कर रहे हैं तो समाज का दूसरा कोना भी उससे प्रभावित होना चाहिए, वही समाज का लचीलापन कहलाता है। मैंने जैसे बोला वो आप मतलब थोड़ा सा अपने शब्द में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे लेक्चर नंबर 16 खत्म होता है। आप इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, तो इस वीडियो में हमने करुणा देखा, उसके बाद अनुकूलनशीलता देखा, उसके बाद लचीलापन हमने देखा। ये यहाँ पे खत्म होता है। आप ये पूरा वीडियो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तब तक हमारे चैनल पे उपलब्ध सभी वीडियोस को आप देखते रहें, साथ ही में मैकेनिक्स के लेक्चर भी चल रहे हैं, उसको भी देखते रहें, और शेयर सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। ये अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा से पढ़ सकें, इसका फायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, आपका हिंदी मात्र 20 नंबर के लिए होता है। 20 नंबर के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, व्यू करके मतलब देख के खाली छोड़ नहीं दे। थैंक यू। कीप वॉच टीच वेल इन बिहार। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए।